मेरा प्रैक्टिकल अच्छा हो गया। हाँ बेटा, जो प्रैक्टिकल था ना वो अच्छा हुआ। अच्छा बल्लभ, अच्छा गया। यस सर। रिटर्न कैसा था? सर एमसीक्यूज भी इजी थे। आई थिंक एक या दो ही एमसीक्यू थे जो मुझे नहीं आते थे, बट हमारे पास वो क्वेश्चन पेपर नहीं है, तो आई विल आस्क मैम की लाइक शेयर कर दें वो सारे, ताकि वो बाकी भी प्रैक्टिस कर सकें एक बार। अच्छा अच्छा, तो जो आपका एमसीक्यू वाला पेपर था वो है आपके पास? नहीं सर, वही तो मैं कह रही हूँ कि वो नहीं है, तो वो मैम से मांगूंगी मैं कि लाइक ग्रुप पे अच्छा, भेज दे ताकि प्रैक्टिस कर सकें। ओके ओके ओके, जब आ जाए तो फिर फॉरवर्ड कर देना, हम यस डिस्कस कर लेंगे। यस। और बोलिए। सर मतलब ये मेरे प्रैक्टिकल का पार्ट नहीं था, बट इक्विवेलेंस क्लास का जो कॉन्सेप्ट है मेरे को वो समझ नहीं आ रहा, तो आप एक बार वो समझा दो। इक्विवेलेंस क्लास से क्वेश्चन ही नहीं निकले तो हम बताएं कहाँ से आपको? जितना हमने रिलेशन में क्वेश्चन जो करा है उसमें इक्विवेलेंस क्लास आया ही नहीं, जबकि दूसरे कोई मतलब कि इक्विवेलेंस क्लास पूरा हमने ध्यान भी नहीं था कहीं कम बताते। हालांकि इजी टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। देखो हम समझाते हैं, जैसे अगर हम सेट छोटा सा एग्जांपल लेके समझाते हैं, फॉर एग्जांपल सेट लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इतना लेते हैं 5 6। अब पहली बात तो इक्विवेलेंस क्लास जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन में आता है। जब तक रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस नहीं होगा तब तक क्लास हमारी इक्विवेलेंस नहीं होगी। ऑलराइट, समझ में आई बात? तो ये हम एक बड़ा रिलेशन ले लिए, इसको और छोटा कर देते हैं, बस इसमें 2 एलिमेंट कम कर देते हैं, ठीक है? तो अब ठीक लगेगा हमको। ओके, तो चलो अब ठीक है। 1 2 3 4, 2 दो बार लिख गया। हाँ चलो, और कोई दिक्कत अब तो नहीं होनी चाहिए। 1 2, ओके। तो ये यहाँ पे एक इक्विवेलेंस रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसा भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, आर फ्रॉम ए टू ए, मतलब एक इक्विवेलेंस रिलेशन हम आर डिफाइन कर रहे हैं सच दैट मॉड ए माइनस बी mod a minus b is an integer, is an integer। अदरवाइज मॉड हटा लो, मॉड लगाएंगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन जाएगा। a माइनस बी इज एन इंटीजर कर दो, ठीक है? ये हमने रिलेशन डिफाइन किया। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? आर, ये यहां पे आर इक्वल्स टू ए कामा बी सच दैट आर इज a minus b is an integer, okay? For all a b belongs in a, for all a b belongs in a। अब अभी ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलिए यस और नो। इज इट इक्विवेलेंस रिलेशन? आर यू श्योर? हाँ। डाउट? हमारे कहने से बोल रहे हो कि इक्विवेलेंस होगा, या आर यू कंफर्म दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस? आई कैन कंफर्म। बोलिए, जितना आप क्लियर करेंगे उतना हमें, जितना हमें समझ में आएगा कि आपको कितना आता है, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। नहीं अगर आपको मालूम होगा तो हम एक्सप्लेन करेंगे।
सर एक चीज बता दो बस कि जीरो एक इंटीजर कंसिडर होता है नहीं होता? हाँ बेटा, जीरो जीरो इंटीजर होता है। हाँ तो फिर है जीरो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जीरो अगर इंटीजर है तो ये इक्विवेलेंस है। जीरो इंटीजर होता है, ऑफ कोर्स जीरो इंटीजर है, जीरो होल नंबर है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो रेशनल नंबर भी है, जीरो इरेशनल नहीं है, जीरो इरेशनल नहीं है, और जीरो रियल नंबर भी है। तो जीरो सब कुछ है, कहां कहां नहीं है, दो जगह पे नहीं है, एक नेचुरल नंबर नहीं है और दूसरा इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया ये क्या है? दिस रिलेशन इज ऑफ कोर्स इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, अब इसको हम इक्विवेलेंस एक्सप्लेन करने में नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट इक्विवेलेंस क्लास पे आते हैं। ये आपको क्लियर है? आई होप दैट आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। सो दिस रिलेशन इज एन equivalence relation. All right, now I want to make equivalence class of 2. So equivalence class of 2, वो सारे मेंबर, देखिए किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ठीक? और दिस इज बी सच दैट A comma B belongs in R for all AB belongs in A. ओके, मतलब कि ऑर्डर पेयर का सेकंड मेंबर, वो सारे सेकंड मेंबर जो A से रिलेटेड हों। ओके, क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अगर इसको ऐसे समझो कि अगर हम तुम्हारे घर आए मिलने, तो आप हमें हमारा आपके साथ है एक रिलेशन टाइप में, तो अगर हम मिलने आए तो आप हमको सबसे मिलवाओगे अपने फैमिली में। ही इज माई टीचर, ही इज माई टीचर, ठीक है? तो ए से रिलेटेड जितने भी मेंबर होंगे, ओके, वो सारे के सारे जो कि ए से रिलेटेड है, बी के सारे, मतलब वो बी टाइप के सारे मेंबर जो कि ए से रिलेटेड है, तो ये क्या हो जाएगा? सारे हैं भाई, 2 से -1 करेंगे तो वो भी इंटीजर ही है ना। 2 तो आएगा ही खुद से, 1 भी आएगा, 1 भी इंटीजर देगा, 2 भी देगा, 3 भी देगा, 4 भी देगा, ठीक है? ओके, क्लियर? अगर अच्छा यही जगह हम इवन इंटीजर डाल दे तो, इवन इंटीजर डाल दे तो क्या होगा? तब ये इक्विवेलेंस है या नहीं है? नहीं है सर तब इक्विवेलेंस। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे 3 और 4 ले ले, उन्हें जब माइनस करेंगे तो इवन नहीं तो आएगा ना। 3 और 4 तो इवन आ ही नहीं रहा ना, तो हाँ ये तो इवन आ ही नहीं रहा, तो ये रिलेशन में ही नहीं आएगा। तो इक्विवेलेंस का क्या मतलब इसके साथ? जो रिलेशन में ही नहीं है उसका इक्विवेलेंस में क्या मतलब? ये तो रिलेशन में ही नहीं है ना पहले ही। क्या चीज नहीं है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, या सिमेट्रिक नहीं है, या फिर ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव। देखिए बेटा, इक्विवेलेंस
उन मेंबर से निकाला जाता है। पहले इक्विवेलेंस, पहले हम इसको लिख लेते हैं। इसमें वही मेंबर आएंगे जो a माइनस बी में इवन देंगे, इवन इंटीजर। ठीक है, a माइनस बी क्या दें? इवन इंटीजर दें। ठीक, समझ में आई बात? a माइनस बी इवन इंटीजर दें, वही मेंबर इसमें आएंगे, और जो मेंबर इसमें आएंगे उन्हीं से हमको चेक करना है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्लियर? तो नहीं 3,4 तो रिलेटेड ही नहीं है, ये इवन देंगे ही नहीं, तो इसके अंदर है ही नहीं, तो क्या दिक्कत है? किसमें दिक्कत किसमें आ रही है आपको? रिफ्लेक्सिव देखने में आ रही, सिमेट्रिक देखने में आ रही है, ट्रांजिटिव देखने में आ रही है? क्या ये 3,4? 3,4 इवन इंटीजर नहीं दे रहा है। हाँ, तो तो लाइक व्हाई नॉट एन इवन इंटीजर? बिकॉज वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। कौन सा? 3,4 इवन इंटीजर क्यों नहीं है? क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, आप ये कह रहे हो? नहीं, 3,4, 3 माइनस 4 इज -1, -1 इज नॉट इवन नंबर। इवन इंटीजर तब होगा जब वो दूसरे डिविजिबल हो। इसका तो रिफ्लेक्सिव से कोई मतलब ही नहीं है ना। अच्छा, रिलेशन में हमने सेट ए लिया है 1 2 3 4, और रिलेशन को डिफाइन किया है a कमा b सच दैट a माइनस b इज इवन इंटीजर, इज इवन इंटीजर। ओके, इवन इंटीजर। अब a कमा b में r के अंदर वही मेंबर आएंगे जो हमारे इवन होंगे, जिनका डिफरेंस इवन है। आर के अंदर वही दो मेंबर आएंगे जिनका डिफरेंस क्या आए? इवन आए। सो 1 1 1 1 का डिफरेंस क्या है? 1 माइनस 1 0, 0 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 0 इज एन इवन इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह सारे होंगे, 2 2 3 3 4 4, बस। ऑलराइट, उसके बाद कौन कौन होंगे? 1 से 2 नहीं होगा, 1 से 3 होगा, 3 से 1 होगा, ये भी होगा, 1 से 3 भी होगा, 3 से 1 भी होगा, 1 से 4 नहीं होगा, 2 से 3 नहीं होगा, 2 से 4 होगा, और 4 से 2 वो भी होगा, और 3 से 1, 3 से 1 कर लिए, फिर 1 से 3 कर दिए, 3 से 4 नहीं होगा, 3 से 2 नहीं होगा। गॉट इट? इतने मेंबर हैं। अब इतने मेंबर में हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो फॉर ऑल a कमा a बिलोंग्स इन R, देन रिफ्लेक्सिव। अगर ये बिलोंग करे सभी a के लिए तब रिफ्लेक्सिव होगा। तो 1 के लिए भी है 1 1, खुद से खुद का रिलेशन। ठीक है, अपो दीपो भवा, अपने आप प्रज्वलित हो, खुद को खुद का खुद से कंपटीशन इज द बेस्ट कंपटीशन, कोई दूसरा कंपटीटर नहीं होना चाहिए। दैट इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैथमेटिक्स में रियल लाइफ में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, हमेशा अपने से कंपटीशन, दूसरों को देख के कंपटीशन हमको करना ही नहीं, हमारा अपग्रेडेशन हमसे होना चाहिए। ठीक है, खुद का खुद से रिलेशन, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। तो सारे के लिए है, जितने मेंबर थे सबके लिए है कि नहीं है? यस और नो? यहाँ पे जितने भी मेंबर हैं उन सब के लिए है या नहीं है? बोलिए, है या नहीं? यहाँ पे जितने भी मेंबर हैं
उन सब के लिए खुद का खुद से रिलेशन है या नहीं है? डिफिनीशन क्या कार्ड है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात आती है सिमेट्रिक की, मतलब कि आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बात आती है सिमेट्रिक की। तो अगर ए कामा बी बिलोंग्स इन आर, इफ वर्ड जुड़ा है, अगर ये बिलोंग है तभी देन बी कामा ए मस्ट बिलोंग्स इन आर, अदरवाइज नॉट। अगर जैसे आपने लिया था 1 3, तो 1 3 हम क्यों लेंगे, ये आर में ही नहीं है, तो इसके बारे में हम किसी चीज के बारे में नहीं सोचेंगे, ना तो सिमेट्रिक के बारे में सोचेंगे, ना ही ट्रांजिटिव के बारे में सोचेंगे। ये कहता है, क्लियर कहता है, इफ ए कामा बी बिलोंग्स इन आर, दिस इंप्लाइज बी कामा ए बिलोंग्स इन आर। तो सबके लिए चेक कर लो, देख लो, 3 कामा 1, 1 कामा 3 है, इसका उल्टा 3 कामा 1 भी है। 2 कामा 4 है, इसका उल्टा 4 कामा 2 भी है या नहीं? और कोई ऐसा है जिसका उल्टा ना हो? मिरर इमेज, मिरर इमेज, अगर हम ए बी लिख करके ऐसे यहां मिरर लगा दें, आप प्रैक्टिकल कर सकते हो घर पे, पेपर में एक जगह ए कामा बी लिखो, बीच में शीशा लगा दो और शीशे के अंदर झांको, तो आपको क्या दिखेगा, बी कामा ए, ठीक है, ऐसे दिखेगा। आप इसको प्रैक्टिकली कर सकते हो। तो अगर ऐसा होता है सारे मेंबर के लिए, जितने आर के अंदर आए, जितने भी मेंबर आर के अंदर आए, देन इट इज सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक है, सबके लिए हो रहा है ऐसा, आर इज आल्सो सिमेट्रिक, आल्सो गॉट इट? यस सर। तो नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या कहता है, इफ वर्ड लगा है, ध्यान से देखिएगा, ए कामा बी एंड बी कामा सी, ये दोनों बिलोंग करें किसमें, आर में। अगर ये दोनों बिलोंग करें तभी, अगर ना बिलोंग करें तो न कोई बात नहीं, देन ए कामा सी मस्ट बिलोंग्स इन आर, दिस इज द ट्रांजिटिव। अब इस डिफिनीशन को माइंड में रखो और पिछली स्लाइड पे आओ, चेक करो, 1 कामा 3 और 3 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन मेंबर है, देखिए ए कामा बी होता है, अगला क्या है, बी कामा ए है, बी से स्टार्ट होने वाला, तो 1 कामा 3 और 3 से स्टार्ट होने वाला पहला 3 कामा 1 है, और 3 को इलिमिनेट कर दो, तो क्या बच रहा, 1 1 1 1 ऑलरेडी है यहां, ठीक है। और 1 कामा 3, 1 कामा 3 और 3 कामा 3, 1 कामा 3, 3 कामा 3 और 3 3 को इलिमिनेट कर दोगे तो क्या बचेगा, 3 कामा 1, 3 इसका, सॉरी 1 कामा 3, तो 1 कामा 3 ये खुद है, ठीक है। इसी तरह आप किसी को चेक कर सकते हो, 2 कामा 2, 2 कामा 2, 2 से स्टार्ट होने वाला रिलेशन 2 कामा 4, तो ये वाला 2 तो इलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 कामा 4 बचेगा, तो ऑलरेडी है। तो इस तरह से फॉर ऑल, फॉर ऑल, यहां पे फॉर ऑल, अगर ये जब बिलोंग कर रहा तो ये होना कंपलसरी है। तो इस तरह से क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है, क्लियर वो पॉइंट? हेलो, यस सर, हो क्या क्लियर? तो ट्रांजिटिव है तो हमारा इक्विवेलेंस क्लास क्या करेगा, इक्विवेलेंस क्लास क्या कहता है? अब हमें किसी भी मेंबर की इक्विवेलेंस क्लास निकलवा लो,
1 2 3 4 में जिसकी कहो उसकी निकाल दे। जैसे इस बार भी 2 की ही निकालना चाहते हैं, तो 2 से एसोसिएटेड मेंबर कौन कौन से हैं देखो जरा। 2 से 2 एसोसिएटेड है 2,2, 2,4, 4,2। नहीं, 4,2 नहीं, ऑर्डर चेंज हो गया वहां। 2 से एसोसिएटेड, आना चाहिए। हाँ 2 से एसोसिएटेड क्यों देखना है, ठीक, वहां पे ऑर्डर चेंज हो गया। तो 2 से 2 खुद है और 4 है, तो ये हो गया इक्विवेलेंस क्लास का सेट। हमने इक्विवेलेंस क्लास ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, हमने यही तो बताया है, सेट ऑफ बी सच दैट फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स इन आर। बस यही डेफिनेशन है इक्विवेलेंस क्लास की, इतनी छोटी सी। वो सारे मेंबर, ठीक है, यस वो सारे मेंबर जो, अगर आपकी क्लास पूछी जाए, अगर हमसे कोई हमारी क्लास पूछेगा, तो हमसे जितने मेंबर रिलेटेड होंगे सारे मेंबर आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। यस सर। अगर आपसे क्लास पूछी जाए आपकी क्लास, तो आपसे जितने भी पीपल रिलेटेड होंगे वो सारे आ जाएंगे। आपको भी, आप भी आ जाएंगे उसी में, ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। तो खुद का खुद से रिलेशन रिफ्लेक्शन ही तो बताता है, ठीक है। अगर हम अपने फ्रेंड से कंपटीशन कर रहे हैं तो हमारा फ्रेंड भी तो हमसे कंपटीशन करेगा, तो सिमेट्रिक हुआ, ठीक है। अगर हम Yes. अपने फ्रेंड से कंपटीशन कर रहे हैं, और जिस फ्रेंड से हम कंपटीशन कर रहे हैं, कंपटीशन से ले लो, ABC 3 फ्रेंड ले लो, ठीक है, तो ए जो है बी से कंपटीशन कर रहा है, ठीक, और बी बाय द वे सी से कंपटीशन कर रहा, तो इनडायरेक्टली इससे कंपटीशन नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। भाई गोड़ मचाओ कि हम ज्यादा नंबर पाए, Yes, ये sir. कहे हम इससे ज्यादा नंबर पाए, तो ये नहीं कहेगा कि हम तुमसे ज्यादा नंबर पाए, इनडायरेक्टली कह रहा है, पास जाने Yes, की sir. जरूरत नहीं है। बट कभी अगर पास मिल जाए दोनों, तो ये कहे कि हम तुमसे ज्यादा मार्क्स पाए, यही ट्रांजिटिव है। बीच वाले को गायब कर दो, इलिमिनेट कर दो, ठीक है। और क्लास क्या है, क्लास वो है कि अब अगर हम ए की क्लास यहां पूछे, तो ए से एसोसिएटेड, ए से कनेक्टेड, ए से बी भी कनेक्टेड, ए से सी भी कनेक्टेड। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास जो होती है वो इक्विवेलेंस रिलेशन में होती है, और इक्विवेलेंस रिलेशन में सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। क्लियर हो गया? क्लास क्लियर हो गई इक्विवेलेंस की? Yes, sir. हो गया, अंडरस्टैंड आ गया। चलिए फिर, ऑलराइट, नेक्स्ट। Sir, आपको और पता कुछ? आपने क्वेश्चन कल पूछा था ना, 1/x + 1 × 1/x × 2। रुक जाओ 1 मिनट, मैं निकालती हूँ क्वेश्चन। वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने कल किया था वो हमारा आज पेपर में आया था, मेरे को आ गया था वो। अच्छा अच्छा, चलिए, Yes. ऐसे हमारे पास देखिए, हम फाइलें और भेजेंगे चैप्टर वाइज, और आप उनको प्रिपेयर करते रहिए। मे बी गुड क्वेश्चन उससे फंसेंगे, एग्जाम में फंसेंगे। देखिए जब हम ढूंढते हैं, निकालते हैं चीजें, तो माइंड हमारा बोलता है कि ये आना चाहिए, तो वो आता भी है। ओके, Yes, sir. हाँ, तो किस चैप्टर का भेद दें हम, बताइए, तो हम 2 चैप्टर का भेद देते हैं आज, तो उनको कर लीजिएगा आराम से, और उसी में एक को हम डिस्कस भी कर लेते हैं। चैप्टर का नाम बता दीजिए। वैसे तो हमारे पास सारे चैप्टर के हैं। सर उल्टा शुरू करते हैं, प्रोबेबिलिटी कर लिया तब उससे पिछले 2 कर लेते हैं। लास्ट से कर ले। यस सर। प्रोबेबिलिटी का तो वो एमसीक्यू जो था हाँ एक वो तो और कर दे लेते देता हूँ। हैं। ओके ठीक है। हाँ, चलो, प्रोबेबिलिटी वेक्टर 3D,
इसमें कम क्वेश्चन वाला सीट है, वो सीट तो ज्यादा क्वेश्चन वाला था। ठीक है, तो ये हम आपको फॉरवर्ड कर देते हैं, आप चेक कर लो। इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें लिमिटेड क्वेश्चन है। ये शायद हमने 3 चैप्टर सेंड किए हैं, तो इसमें आपके होंगे एलपीपी है, प्रोबेबिलिटी है, 3D है। तो यस किसको हम करवाएं बताओ? अब ये 3 कंप्लीट हो जाए तो हमको बताना, फिर नया चैप्टर भेज देंगे हम। एलपीपी करते हैं। कर ले, चलो एलपीपी कर लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10-11 क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1, देख लीजिए। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एलपीपी नहीं है, पीपी इजी होती है। तो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। बेटा 5 मार्क्स का ये चैप्टर है, तो या तो 1 मार्क्स और 3 मार्क्स में आएगा, या 2 और 3 में आएगा। ठीक है, 2 1 मार्क्स और 1 3 मार्क्स में आ सकता है, मतलब 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। ठीक है, और या फिर एक 2 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का, ऐसे कॉम्बिनेशन में आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन कुछ क्लियर हो रहा है? मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड फॉर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस, मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो करना तो पड़ेगा ही बेटे। कंस्ट्रेन है, कंस्ट्रेन पहले जेड देख लेते हैं हम क्या है। जेड मिनिमम करना है, और क्या है 3x + 4 5y। ओके, और कंस्ट्रेन क्या है? कंस्ट्रेन है x + 3y ग्रेटर देन की इनइक्वलिटी है x + y ग्रेटर देन 2 है, और x y ग्रेटर देन हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इजिली हम लोग। हाँ, देखिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं। x y, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 इधर होगा इस साइड में, और ये ऊपर की साइड में क्या होता है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, ये ओरिजिन। तो दो तो हो गए लास्ट वाले, ये दोनों हो गए। नेक्स्ट क्या है, एक वेरिएबल को 0 रखो, दूसरे को 1 पुट करो, 2 पुट करो। ठीक है, देखो इसमें x को 0 रखेंगे, y कितना मिलेगा 2, ये 0, 2 हो गया। और जब y को 0 रखेंगे तो x कितना मिलेगा 2, फिर वो भी मिलेगा, और इनको ज्वाइन कर देंगे हम, तो हमें लाइन मिल जाएगी। ठीक है, ओरिजिन के लिए चेक कर लो, 0 + 0, 0 + 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। क्या ये सही है? इज इट ट्रू? नहीं सर, तो ये फॉल्स है। तो फॉल्स है तो क्या होगा, ओरिजिन की साइड नहीं, ओरिजिन से अपोजिट, ओरिजिन की साइड इधर वाला नहीं रीजन, ये वाला रीजन नहीं होगा। ठीक, ओरिजिन के अपोजिट वाला रीजन सॉल्यूशन रीजन में जाएगा, ये रीजन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इनइक्वालिटी क्या है बेटे, ये पूरा रीजन जाएगा, अनबाउंडेड आएगा। ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी जनरली अनबाउंडेड आती है। नेक्स्ट क्या है, y को 0 रखेंगे तो x कितना आएगा 3 आएगा, तो 0,3। x को 0 रखेंगे, y को 0 रखेंगे तो x कितना आएगा 3 आएगा, 3,0। यस और x को 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 2 के नीचे होता है, 0,1। ओके, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और दोनों को मिला दो। अरे यार तुम यहां चले जाओ।
ठीक है, हाँ अब सही। चलो अब इसमें भी चेक कर लो बेटे, 0 + 0, 0 + 0 इज ग्रेटर देन 3, अगेन फॉल आएगा। फॉल आएगा मतलब ये जो पिंक वाली लाइन है हमारी, पर्पल वाली, उसके ऊपर का रीजन, उसके नीचे जाएगा ही नहीं। तो कॉमन वाला लेना है, तो ये वाला नीचे वाला रीजन छूट जाएगा, क्योंकि येलो वाली में नहीं आएगा। तो कॉमन लेना है, नीचे वाला पर्पल का छूट जाएगा, पर्पल के येलो ऊपर का आधा लिया जाएगा, और इधर ये वाला छूट जाएगा, पर्पल के नीचे वाला ये भी छूट जाएगा। ठीक है, ये भी फीजिबल रीजन में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है बेटे? यस सर। तो अल्टीमेटली हम दूसरा कलर लेके साइड करते हैं ग्रीन वाले से। ठीक है, तो ये ग्रीन वाला टोटल साइडेड रीजन आएगा, जिसमें ग्रीन लाइन चल रही है। ये पूरा साइडेड रीजन हमारा अनबाउंडेड रीजन है। ठीक है, ये क्या है हमारा सोल्यूशन रीजन? अनबाउंडेड है, फीजिबल सोल्यूशन रीजन। कॉर्नर पॉइंट हमारे दो हैं, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां। 3 कॉर्नर पॉइंट है, ए बी एंड सी। लेकिन बी के कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है। अगर हम ग्राफ पे प्लॉट किए होते तो बी के कोऑर्डिनेट हमको ग्राफ से मिल जाते। बिकॉज हमने ग्राफ पे नहीं प्लॉट किया तो हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। x + 3y = 3 और x + y = 2। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। क्लास 10th वाला इलिमिनेशन लग रहा है बेटा, समझ में आ रहा है ना? 2y = 5, y = 5/2। ऑलराइट, तो x = कितना आ जाएगा? 2 - 5/2 मीन्स x = माइनस कैसे आ जाएगा? है? कोई नहीं, आ जाने दो। माइनस कैसे आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं कट करेंगे। हाँ, y की गलती कर दी ना, 5 ऐड थोड़ी हो रहे हैं, सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसे सिली हो जाता है फॉल्ट सबसे। यहाँ 1 आएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। तो ये कितना आ गया बेटे? 3/2। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया बेटे? 3/2, 1/2। अब देख लो जेड मिनिमम कहां हो रहा है। जेड कितना था? 3x + 5y, 3x + 5y, और पॉइंट क्या क्या है? 0 2 2 0 2 0 नहीं है, 0 2 3 0 0 2 3 0 और 5/2, सॉरी 5/9, 3/2 1/2, 3/2 1/2। तो ठीक है, 3x + 5y पहले पुट करके देख लो। पहले में कितना आ गया? 0 10, दूसरे में कितना आ गया? 9, और तीसरे में कितना आ जाएगा? 9/2 एंड प्लस 5/2, 14/2 यानी 7। हेलो, यस सर। तो 7 इज द मिनिमम भाई, ऑप्शन इज देयर। समझ में आया बेटे? यस सर। तो एलबीबी में करने को रहता है, वर्क रहता है, ये मत देखो, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ करना है। ठीक है, ओके। कि अगर ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए तो हम घबरा जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब पढ़ो जरा, क्वेश्चन रीड करो। If the constraint in the linear programming problem are changed,
solution is not defined. If the constraint in a linear programming problem are chain, solution is not defined. The objective function has to be modified. सर ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता क्या है? ये जो z था यही ऑब्जेक्टिव फंक्शन है बेटा, जिसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ये सारे फीजिबल सॉल्यूशन हैं। ये सारे क्या हैं? फीजिबल सॉल्यूशन है। तीनों जो कॉर्नर पॉइंट आए, ये वाला ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। ये वाला ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। क्या है? ऑप्टिमम। फीजिबल का मतलब है ऑल पॉसिबल, संभावित। ठीक है। ऑप्टिमम मतलब कि उन संभावितों में सबसे अच्छा। ठीक, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम है ये। और ये ऑप्टिमम वैल्यू है। ये क्या कहलाएगी? ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। एंड ये वाला क्या है? ऑप्टिमम वैल्यू है। और प्रोसेस कहलाता है ऑप्टिमाइजेशन। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑप्टिमाइजेशन। हम ऑप्टिमाइज किसको करते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं। वी ऑप्टिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वी ऑप्टिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। गॉट इट? यस सर। क्लियर हो गए सारे? क्या है फीजिबल सॉल्यूशन? सारे फीजिबल सॉल्यूशन है। फीजिबल रीजन जितना हम साइड कर देते हैं, ग्रीन वाला जितना साइड किए हैं, ठीक है, फीजिबल रीजन, ठीक है। और ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट करता वो कॉर्नर पॉइंट पे ही एग्जिस्ट करेगा। और एक बात ध्यान दो, ये लीनियर इनइक्वालिटी है, लीनियर है। लीनियर का एक सॉल्यूशन होता है। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन या तो यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। दो ही कंडीशन है, 2, 3 नहीं होंगे। ये सारी बातें ध्यान रखो क्योंकि एग्जाम में आता है, बहुत पूछा जाता है। इसी तरह मैट्रिक्स में भी, मैट्रिक्स में अगर हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसका या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा और या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा। 2-3 सॉल्यूशन तो होंगे ही नहीं। और या एक केस और आता है नो सॉल्यूशन का। ठीक है, एक केस और आता है नो सॉल्यूशन का। लेकिन एक से ज्यादा की बात अगर कहीं हुई तो एक से ज्यादा इनफाइनाइट ही है। ठीक, 2 या 3 पे नहीं रुकना है। ठीक, आइदर यूनिक और नो और इनफाइनाइट, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? कभी कभी दे देता है कि दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन with respect to given constraint have optimum solution। तो वहां पे ऑप्टिमम सॉल्यूशन या तो 1 होगा और या फिर इनफाइनाइट होगा। ठीक है, 2 या 3 नहीं होगा। तो आपको 1 और इनफाइनाइट के लिए चेक करना पड़ेगा। ठीक, अगर ध्यान से देखो, अगर इनफाइनाइट होगा तो एक से ज्यादा पॉइंट पे आएगा सेम वैल्यू। एक से ज्यादा पॉइंट पे क्या आएगा? सेम वैल्यू आएगा। ठीक है बेटे, मोर देन 2 पॉइंट पे, 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पे सेम वैल्यू आएगा। और उनसे मिलाने वाली हर लाइन पे जिन 2 पॉइंट पे सेम रिजल्ट आएगा, उन 2 पॉइंट से मिलने वाली उस लाइन का हर पॉइंट उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और लाइन पे यू नो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया एलपीपी से रिगार्ड, ये समझ में आया बेटे? यस सर। अगर इसमें कुछ लिखना है तो हम लिखा दें, डिक्टेट कर दें, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बारीकी से इसका एमसीक्यू बनता है। अगर एक से ज्यादा 2 कॉर्नर पॉइंट पे सेम वैल्यू आ रही है जेड की, जेड ही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है।
तब उस सिचुएशन में 2 पे अगर सेम वैल्यू आ गई मिनिमाइज की या मैक्सिमाइज की, तो समझ लेना कि इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गया। उन दोनों से मिलाने वाली लाइन ही सोल्यूशन हो जाएगी। क्लियर है बेटे? आगे बढ़े। यस सर। तो सेकंड का आंसर क्या है? प्रॉब्लम को इवेलुएट करना पड़ेगा, ऐसे हम नहीं डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है यस सर। भाई, हम क्या चेंज कर रहे हैं? कंस्ट्रेंट चेंज कर रहे हैं ना। तो हम ऐसे थोड़ी बता सकते हैं कि सोल्यूशन नॉट मॉडिफाइड, सोल्यूशन तो बदलेगा ही ना। सोल्यूशन शुड नॉट डिफाइन, हमें क्या पता डिफाइन है कि नहीं डिफाइन है, वो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज टू मॉडिफाई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्यों मॉडिफाई करेंगे हम? ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो हमारा वही रहेगा, हम कंस्ट्रेंट बस चेंज कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज टू बी रीइवैल्यूएटेड, उसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। सी वाला सही है दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन कुछ करके बताओ हमको इसको। सर एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और क्योंकि डज नॉट लाई है तो इसमें जो ये कंडीशन को लाइक वो मैच नहीं करेगा वो बन जाएगा। हाँ, जो फॉल्स देगा वो वाला आंसर हो जाएगा। विच पॉइंट डज नॉट लाई इन द, डज नॉट लाई इन द हाफ प्लेन ऑफ दिस, लेस देन की इनइक्वलिटी है ना। तो कौन सा हाफ प्लेन? द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द हाफ प्लेन ऑफ दिस लेस देन 0। तो कौन सा लेस देन नहीं देगा, वही नहीं लाई करेगा। ठीक है, ग्रेटर वाला नहीं लाई करेगा। हाफ प्लेन का मतलब लेस देन की बात किया है ना। तो ओरिजिन पे अगर ये ट्रू आ रहा है, ओरिजिन पे ट्रू आएगा ही। ठीक है, तो y को 0 रखेंगे तो 6 0 आ गया ये, और उसको x को 0 रखेंगे तो 0 4 आ जाएगा। तो इसका हाफ प्लेन ट्रू के लिए कौन होगा? ये नीचे वाला होगा। ठीक है, लेस देन का। इसका सोल्यूशन रीजन ये है ना, लेस देन का। 2x प्लस 3y माइनस 12 लेस देन 0। ठीक है, तो कौन सा रखने पे लेस देन 0 नहीं आ रहा है? 1 2 रखने पे आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है? 1 2 ये वाला है। नेगेटिव सी वाला। यस सर। सी वाला कैसे? 2 2 जा 4 13, हाँ 13 हो जाएगा, माइनस 12 ये प्लस 1 आएगा। ये फॉल्स है, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, इसका आंसर सी हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है? द रीजन रिप्रेजेंट, हाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? a set of values of decision variable, okay, that satisfy the LPP linear constraint and non-negative constraint of LPP are called feasible solution। देखिए इसका आंसर नीचे दिया है, पांचवे में क्या दिया है? feasible solution। हाँ, तो सेट ऑफ वैल्यू मतलब सारी वैल्यू, पूरा का पूरा सेट एट रीजन। ठीक है, क्लियर है? यस सर। फिफ्थ वाला क्लियर है ना? सिक्स्थ में क्या है? सिक्स्थ को सॉल्व करिएगा अपने आप से, और ना हमको बाद में बताइएगा। ठीक है, लेस की इनइक्वलिटी है, 3 इनइक्वलिटी लेस की है, और मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमम किस पॉइंट पे आएगा? ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। ठीक, और ऐसा नहीं कि सॉल्व करके व्हाट्सअप करिएगा,
रिसेप्शन डेस्क में, ठीक है। आई विल ऑल्सो चेक। आंसर तो आंसर शीट में आई है, बट हमें सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। 7वां भी वही कंडीशन है, मिनिमाइज का है, ठीक है, हो जाएगा। यस सर। ये x1 x2 लिखा है, ठीक है, इसको देख के घबराना मत। x और y की जगह पे क्या यूज कर लिया इसने, x1 y, x1 x2 यूज कर लिया है। वेरिएबल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये जो x और बराबर में 1 दिख रहा है आपको, y x और बराबर में 2 दिख रहा है, तो ये और कुछ नहीं है, ये क्या है, ये फुटर सफिक्स है, फुट वाले, ठीक। वो गलती से प्रिंटिंग फॉल्ट है जो ऊपर तक जा रहा है। 20x1 प्लस 9x2, x1 is greater than 0, x2 is greater than 0, 2x1 plus 2x2 is greater than 36, 6x1 plus x2 is greater than 60। तो एग्जाम में x1 x2 से भी पूछा जा सकता है, क्लियर। x y z की जगह पे ये x1 x2 भी वेरिएबल को बदल सकता है, तो उसको देख करके पैनिक नहीं होना है, ठीक। इंटेलेक्चुअल ब्रेन को यूज करना है अपने। नेक्स्ट यस 8th में क्या है, इसको 6 और 7 दोनों आपके होमवर्क में है। 8th में क्या है, द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन, ठीक है, किसी भी कॉर्नर पॉइंट पे आ सकता है। ऑलराइट, अभी हम पीछे तो डिस्कस किए कि ऑप्टिमम वैल्यू जो आएगी, ऑप्टिमल वैल्यू वो यस एग्जिस्ट करेगी कॉर्नर पॉइंट पे। नवा क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया, पीछे चौथा यही तो था, हाँ सेम था, फोर्थ वाला उसमें भी इक्वल लगा था, हाँ लगा था। चलो, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा। 10वां क्वेश्चन क्या है, ये भी सॉल्व करने को छोड़ दे रहा हूं मैं। 11th भी तो 4 क्वेश्चन होमवर्क में है बेटे। ऑल राइट, यस सर। करवा दूं कुछ, ज्यादा लोड हो तो करवा दूं एक तो करा दो सर वैसे। अगर एक तो करवा दूं, अगर करो तो फिर छोड़ दूं, मैं दूसरा चैप्टर शुरू करूं, आप देख लो। एक क्वेश्चन जैसा करा बोलो, दो, चलो एक कोई करा दो, एक अब जो कौन सा लाइक करवा, अनबाउंडेड है कोई वो करा दो। आप बोलो। 6 7 हमने 4 होमवर्क दे दिए हैं, और 10 मेरे को 11 अनबाउंडेड पता नहीं चल रहा कौन सा होगा इसमें से। अनबाउंडेड वाला कौन सा है, ग्रेटर देन वाला अनबाउंडेड होता है। अभी तो पीछे अनबाउंडेड वाला ही किए हैं, ये अनबाउंडेड वाला ही तो था। हाँ एक और ग्रेटर चाहिए। देन की इक्वलिटी अनबाउंडेड होती है, ये 11वां अनबाउंडेड में आएगा, 10th नंबर वाला अनबाउंडेड में आएगा। इसी करा दूं, ये तो इजी है, आप देख कर ही पता चल जाएगा। इन सॉल्विंग एलपीपी एफ इक्वल्स टू दिस, एफ जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए, जेड की जगह एफ लिखा है। 6x plus 10y subjected to the constraint x is greater than 6, y is greater than 2, 2x plus y is greater than 10, x is greater than 0, y is greater than 0, redundant constraint R। इसका मतलब क्या हुआ, इस वर्ड की डिक्शनरी मीनिंग क्या है, हम इस वर्ड को पहली बार सुन रहे हैं। कैन यू गेस दिस वर्ड, रिडंड, एक मिनट हम देख के बताते हैं। रिमेनिंग कंस्ट्रेंट कौन सा होएगा, आई गेस ये पूछ रहा है। क्या है स्पेलिंग,
रिडंडेंट, अनावश्यक, मतलब कि डमी डाटा। ओके, कितना न्यू वर्ड आ जाते हैं इंग्लिश डिक्शनरी। हम लोग डमी डाटा के नाम से जानते थे। तो चलिए, यूजलेस कौन सा है, अननेसेसरी, तो इसको तो प्लॉट करके ही पता चलेगा ना। कंस्टेंट प्लॉट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो जो कॉमन रीजन नहीं देगा वो यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। जिसका रीजन कॉमन रीजन में नहीं आएगा वो यूजलेस हो जाएगा। पहला क्या है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। ये लाइन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, ठीक है, गॉट इट। इसके इधर वाला राइट वाला रीजन आएगा ग्रेटर देन में, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, यहां पे y इक्वल टू 2 ले ले रहा हूं मैं, ठीक है। y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्या है, 2x प्लस 0, 2x प्लस y इज ग्रेटर देन 10। 2x प्लस y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10। तो देख लेते हैं इसका क्या आएगा। तो 2x प्लस y को 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, 5। तो 5 इसमें चला जाएगा, ठीक। और दूसरा x को 0 रखेंगे तो y 10 चला जाएगा, 10 यहां कहीं आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा, 5 0 और 0 10। ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी इसलिए ऊपर वाला जाएगा, कहां कट करेगा, x इक्वल टू 6 था ना, x को 6 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, y निगेटिव आएगा, कट ही नहीं करेगा इसको। हाँ यार, ये तो अंदर आएगा ना, हाँ ठीक है, ये उधर आएगा ही नहीं, 6 से बड़ा थोड़ी हो सकता है, ये यहां नहीं आएगा, ठीक है, यहां आएगा। ओके, तो निगेटिव डायरेक्शन में कट करेगा तो उससे मतलब नहीं है। तो हमें लग रहा है यही है जो यूजलेस है, आप देख रहे हो। यस। इसके ग्रेटर देन पूछा है ना, इसके ग्रेटर देन मतलब बाहर का सोल्यूशन रीजन, तो इसके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको दबाने के लिए तो हमारा असली सोल्यूशन रीजन तो ये आ रहा है ना। ये x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 को फिक्स करना और y इज ग्रेटर देन 2 को फिक्स करना, तो असली रीजन तो ये आ रहा है। तो ये वाला लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 वो भी बोलने का कोई फर्क नहीं है, क्योंकि y इक्वल टू 0 नीचे हो जाएगा और x ग्रेटर देन 0 ये भी पीछे हो गया, लेफ्ट लिख रहा हूं, ग्रेटर देन। तो ये तीनों जो है हमारे, ये तीनों क्या है, कौन से डाटा है, रिडंडेंट कंस्ट्रेंट है। ओके, क्लियर हो गया भाई। हमारा मेन सोल्यूशन रीजन तो ये, अगर ये ना भी दिया हो, ये एक्स्ट्रा है, इनके इधर तो इनके इधर, तो मेन तो हमारा ये है ना जिसको हम ग्रीन से फिल करने जा रहे हैं। ये देख लो, ये ग्रीन से जिसको हम फिल कर रहे हैं, ये वाला रीजन मेन ये रीजन है, ठीक, अनबाउंडेड रीजन। ओके, ये वाला रीजन है जो हाईलाइट कर रहे हैं, तो उसके पीछे वाले का कोई मतलब ही नहीं है, दे चाहे ना दे। क्लियर है भाई, जब चीजें 6 से बड़ी है तो 0 से बड़ी होगी, यस सर। और जब 2 से बड़ी है तो वो भी 0 से बड़ी होगी, तो 0 से बड़ा देने का कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है। यस सर। और सेम 2x प्लस वाई, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया।
और कोई? नहीं सर, बाकी मैं कर लूंगी अपने। चलो चलिए नेक्स्ट कौन सा करा दें? वेक्टर 3D पहले। प्रोबेबिलिटी तो कर लिया आपने 3D। हाँ 3D कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी आप करिएगा अपने आप से, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज में कम ही क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? हाँ 10-10-11-11 क्वेश्चन की फाइल बनी है ये, ठीक है। 3D देख लेते हैं हम लोग। 3D में भी 10 ही क्वेश्चन है। चलो 1 बाई 1 आप एक्टिव बैठो थोड़ा इसमें। ये क्वेश्चन तो पिछले वाली शीट में हम कराए ना, कल कराए, कब कराए ये क्वेश्चन? यस सर कराया पेपर है। भेजे थे 25 क्वेश्चन, 20 पेज की सीट भेजे थे ना। यस सर कराइए उसमें। हाँ ऑप्शन डी, कराइए। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। श्योर? एक बार रीचेक कर लो, मैं लग रहा है चेंज है कुछ। के स्क्वायर बाई 9, के स्क्वायर बाई 9, के स्क्वायर बाई 9, तो 3 के स्क्वायर बाई 9, तो के स्क्वायर इक्वल टू 3। देख लो थोड़ा सा, मैं कुछ डाउट लग रहा है बेटा। के 3 के स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, के स्क्वायर इक्वल टू 3, तो के इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो कौन सा ऑप्शन रखें? नहीं है, हाँ ऑप्शन नहीं है सर ये। ऑप्शन में ABCD तो कोई नहीं मैच कर रहा है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस k/3 k/3 k/3, द वैल्यू ऑफ k इज ग्रेटर देन 0 हम बोल नहीं सकते, -1 से 1 बोल नहीं सकते। कुछ तो गड़बड़ दिया है, कुछ तो ये जो गड़बड़ हमारे ऑप्शन पास दिया है। है ना, उसमें k/√3 था। हाँ नहीं 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 नहीं, k/3 ले रहा है। हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या बेटे? के कर तो स्क्वायर सही बाई रहे हैं। 9 प्लस के स्क्वायर बाई 9 प्लस के स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। कर तो सही रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर डी दे रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, इसमें रूट लगाना भूल गया है, ठीक है। ऑप्शन में कंसीडर कर लो, हमें ऐसे नहीं बिलीव करना है। 3k² अपॉन 9 इक्वल टू 1, 3×3 = 9, के स्क्वायर इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू प्लस माइनस √3। वो वाला क्वेश्चन देख लेना उस फाइल से, ठीक है, उसमें कुछ दूसरा रहा होगा, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? लाइन है DRS, DRS दिया है, क्या पूछा है? डिसीज पूछा है, तो बहुत इजी है, आप करके बताओ हमको थोड़ा सा कैसे निकालते हैं। अगर ये वेक्टर है, सर तो पहले तो वो निकालेंगे 2² इसका प्लस -2² प्लस -1² का अंडर रूट। इसका मॉड निकालो। मॉड कितना आ जाएगा बोलो? √9 तो 3 हो जाएगा। हाँ 3 आ गया, ठीक। और फिर भाई A अपॉन मॉड A, B अपॉन मॉड B,
मॉड ए बी अपॉन मॉड ए और सी अपॉन मॉड ए, यही तो होता है डिसीज। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ABCDRS होते हैं। तो डिसीज क्या हो गया? डिसीज मीन्स डायरेक्शन क्वेश्चन। इसी को LMN से लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? 2/3 माइनस 1/3 एंड 2/3 माइनस 2/3। ऑप्शन देख लो, है कोई ऑप्शन? बी पार्ट। यस। चलिए नेक्स्ट क्या है ये बताओ। इस पे हमने डिस्कशन पेपर के टाइम पे किया था कुछ। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस, कोसाइन पूछा है वाई एक्सिस का। वाई एक्सिस का एंगल 0 होगा, बाकी सबका 90 होगा। भाई वाई एक्सिस का डिसीज पूछा है, तो वाई एक्सिस का वाई एक्सिस से एंगल कितना होगा? वाई एक्सिस का वाई एक्सिस से एंगल 0 डिग्री, बाकी का सब 90 डिग्री। और डिसीज कास अल्फा कास बीटा कास गामा होता है। कास अल्फा कास बीटा कास गामा, अल्फा एक्स के लिए है, बीटा वाई के लिए है, ठीक, और गामा जेड के लिए है। अब बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही है? 0 1 0 सी पार्ट। 0 1 0, ठीक है, क्लियर? यस सर। जिसका नाम ले उसको 1 कर दो डिसीज में, और जिसका नाम ना ले उसको 0 कर दो। प्लेन में भी ऐसे ही करना है, ठीक है। अगर हम एक्स वाई प्लेन पूछें, इसका डिसीज बताओ, तो प्लेन का डिसीज 1 1 एंड 0, ठीक है। यस सर। नहीं नहीं नहीं, प्लेन में 1 1 नहीं होगा। प्लेन में 1/√2√2 आ जाएगा, तभी तो वो 1 आएगा। x² प्लस m² प्लस n² 1 आना चाहिए, ये ध्यान देना हमेशा। ब्लाइंडली नहीं बोलना है हमें, लॉजिक लगाना ही लगाना है। यस सर ठीक है। समझ में आई? अगर √2 ना करते तो कैसे 1 आता? बोलिए। फिर 1/4 प्लस 1/4 हाफ आ जाता, और जो कि इनवैलिड हो जाता। तो देख रहे हैं आप, एक्स वाई एक्सिस के डिसीज क्या हो जाएंगे? जेड एक्सिस का नाम नहीं लिया है, वो 0 हो जाएंगे। कोई भी पॉइंट है अगर एक्स वाई एक्सिस में है, तो ये एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस से भी 45 डिग्री एंगल बनाएगा। ये डिसीज की बात हो रही है, ठीक है। ओके, DRS होगा तो देखेंगे हम, ठीक है। डिसीज, डिसीज मतलब डायरेक्शन कोसाइन, LMN, ये L, ये M और ये N। समझ में आया? यस सर। प्लेन वाला भी समझ में आया? एक्सिस प्लेन दोनों समझ में आए? यस सर। चलो नेक्स्ट क्या है, पढ़ो 4th क्वेश्चन। है कुछ काम का? हम रीड ही नहीं कर रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन इज डिलीटेड पार्ट, स्किप कर दो। नेक्स्ट अगेन प्लेन, ये कहां से उठा लिए क्वेश्चन? इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट 3-डायमेंशनल स्पेस। क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये भी यूजलेस क्वेश्चन है। ये 4 से 4 के आगे सारे यूजलेस क्वेश्चन है इसमें। 5 यूजलेस है, 6 यूजलेस है, ठीक है। 4 5 6 तीनों यूजलेस है। 7th में आ जाओ डायरेक्ट। हाँ 7 ठीक है, बन जाएगा 7।
बन जाएगा तो ऑप्शन बताओ। एक मिनट बता रही हूँ। बना के ऑप्शन बताओ। 2 पॉइंट हैं ए और बी, उससे होके जाने वाली लाइन चाहिए हमको। अवेंजर द इंड्स। जब हल्क जाता है मनी लेने, टाइम स्टोन लेने, तो क्या करती है वो लेडी? लाइन बना देती है फटाक से और उसकी डायरेक्शन कर देती है। डायरेक्शन आप ले सकते हो। सी पार्ट चेक कर लेता हूं, उसके बाद अगर सही है तो ओके। कौन सा क्वेश्चन था? 7 था। अब मैं चेक करता हूं 7th को, वहां पे तो सही है। ठीक है, पहले माइनस कर देना है। -1 0 2, ये ए के हैं, बी के कितना है? बी के हैं 3 4 6, तो वेक्टर बी कितना हो जाएगा? 3 माइनस माइनस प्लस 1 4 आई, 4 माइनस 0 प्लस 4 के, और प्लस 6 माइनस 2 प्लस 4 के। ठीक है, तो तीनों प्लस में आ रहे हैं, तीनों प्लस में सी है, और सी में जे 0 है। हाँ ठीक है, जे नहीं है। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8th क्वेश्चन बोलो। सर ये नहीं पता कैसे होएगा। 3 line segment drawn by joining the 2 points of these. Okay. 3 line segments are drawn by joining any 2 points of these. Okay. How many of them are intersected by the y-axis? तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी तीनों की यार। 3 लाइन है, दो 3C2 यानी कि 3C1 बराबर होता है, यानी कि 3 ही लाइन बनेगी। ठीक है, कितनी लाइनें बनेगी? 3 लाइनें ही ओवरऑल बनेगी, 2 पॉइंट लेके लाइन बनाना है। yes. लाइन का एक फार्मूला क्या होता है? x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1। z वाला कोऑर्डिनेट गिवन ही नहीं है, तो उसको हम छोड़ देंगे। जब हमने 3D पढ़ लिया है तो उसको 2D में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना बेटा। ये नीचे जो Z2 माइनस Z1 है, यही तो हमारा डायरेक्शन वेक्टर होता है, DRS, डायरेक्शन रेशियो। यही काम तो किए यहाँ, 3 माइनस 1, हाँ, yes. 4 माइनस 0 और 6 माइनस 2, वही काम किए ना। तो दो दो पॉइंट लेकर के 3 लाइन बना लो, तो फिर देखो कि x को 0 रखने पर y एक्सिस कितने को कट करता है। चलो देखते हैं क्या क्या है। -3 1 और -3, और दूसरा है -1 एंड 3 है। यार
कितना है 1 -1 एंड 3, दूसरा कितना है -2 1 और तीसरा -5 एंड -1। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए बी बना रहा हूं बेटा मैं। पहले ए बी की क्वेश्चन देख लो। तो x + 1 अपान -2 + 1 -1 इक्वल टू y -3 अपान -1 1 -3 -2। ओके, तो ये तो एबी की क्वेश्चन हो गई। चलो बीसी की क्वेश्चन क्या आएगी? बीसी बनाओ। x + 2 अपान -5 + 2 तो -3 इक्वल टू y -1 अपान -1 + -1, ये कितना हो जाएगा बेटा? -1 -1 -2 हो जाएगा। ठीक है, एसी क्या आ जाएगा? एसी की क्वेश्चन क्या आ जाएगी? बोलो हमको क्या लिखे एसी में? x -1 अपान -5 एंड -1 -4 -4 इक्वल टू, ठीक है, y -3 अपान, अब कह रहा है कौन सी लाइन है जो y एक्सिस को कट कर रही हो। y एक्सिस को कट करने का मतलब समझ रहे हैं, mx + c मतलब y = c आना चाहिए। मतलब y एक्सिस को तीनों कट कर जाएंगी ना यार। एक बार पढ़ने दो पहले। हाउ मेनी ऑफ देम आर इंटरसेक्टेड, तीनों कट कर जाएंगी। y = mx + c, mx + c ये हो जाएगा सबका। तो ये लाइन ड्रा करेंगे, तीनों तो कट कर रही हैं। सब में तो आ रहा प्रॉपर फॉर्मेट। इसमें जेड वाले में कितना आ जाएगा? -1 -3 -4, तो -4 -4 कट जाएगा। तो x -1 इक्वल टू y -3, तो x -y + 2 इक्वल टू 0, ये इसका हो गया। ये भी कट करेगा, तीनों लाइनें y एक्सिस को कट कर जाएंगी। देख रहे हैं आप? ये हो जाएगा आपका 2x माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2x + 2 इक्वल टू y -3, तो 2x - y + 5 इक्वल टू 0, ये भी y एक्सिस को कट करेगा। y एक्सिस को ना कट करने का मतलब समझ रहे हो? y एक्सिस के पैरेलल होना। बात समझ रहे हो? यस सर। इस तरह y एक्सिस को ना कट करना मतलब कि y एक्सिस के, ये y एक्सिस पैरेलल होना, मतलब x = h आना, x = कांस्टेंट नंबर आना। ठीक है, तो तीनों तो कट कर रहे हैं। ये इसको दूसरी वाली को भी सिंप्लीफाई कर दो। दूसरी वाली सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस फिर से कैंसिल हो जाएगा। 2x + 4 इक्वल टू 3y, राइट में मल्टी, अच्छा 1 था इसलिए फर्क नहीं पड़ा। 3y और माइनस तो कैंसिल हो गया, -3, तो ये लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x - 3y एंड +7 इक्वल टू 0। तीनों लाइनें कट करेंगी y एक्सिस को। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। y एक्सिस को ना कट करने का मतलब कि y एक्सिस के पैरेलल हो जाना। ये सारी लाइनें y एक्सिस के पैरेलल हैं, ये सारी y एक्सिस यहां जहां पे एरो दिया। ओके, समझ में आया? यस सर। इसी तरह कभी पूछ सकता है x एक्सिस को ना कट करना। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्या बेटे?
हाँ, ये तो पॉपुलर क्वेश्चन है यार, एट अ ग्लांस आंसर आना चाहिए। अगर पेपर डी रीड पार्ट। करते हो तो आपको दिख जाए तो सबसे पहले इसी का आंसर लिखो, डी आंसर है। यस। और इसी में ऐसे भी आ सकता है ये, कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और इसमें साइन स्क्वायर कितना आया था, ये हमने ड्राइव कराया था बेटा, ये भी पूछा जाता है खूब। साइन स्क्वायर बीटा कास लिखा जा रहा है, साइन स्क्वायर वाला कितना आता है बोलो, ये कितना आता है 0। पूछा जाता है। इसको तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर करके कर सकते हैं ना वैसे। हाँ कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू नहीं रिमेम्बर है। अगर नहीं वैल्यू सर। रिमेम्बर करने को तो कर सकते हो, सही बताया आपने, लेकिन जो टाइम जाएगा आपका 2-3 मिनट वो 2 आता है, ठीक है। कितना आता है तो 2 आता है, ठीक है। लास्ट टाइम 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म पासिंग थ्रू -135 पैरेलल टू गिवन लाइन, क्या हो जाएगा बोलो, गिवन लाइन क्या है, बोलो बोलो आप आंसर बोलो, हम केवल लाइन लिख रहे हैं। यस सर, एक मिनट। और दिमाग लगाओ, आंसर मत चेक करो। एक्स जेड -2, इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया, डिनोमिनेटर 1 कर दिया, चलो आपके सहूलियत के लिए, इक्वल टू लैम्डा। जेड इक्वल टू 2 जो लिखा है आपके हिंट के लिए, जेड -2 कर दिया और उसका डिनोमिनेटर 1 कर लिया। और ये लेमडा का मतलब समझ रहे हो, कन्वीनियंट के लिए लेमडा को कभी कभी 1 भी लिया जाता है, कन्वीनियंट के लिए लेमडा को कभी कभी 1 भी लिया जाता है, इसीलिए जेड इक्वल टू 2 लिख दिया था उसने। अच्छा ठीक है सर। सर तो ए पार्ट नहीं होगा? ए पार्ट लेट मी चेक। ए वेक्टर ए की वैल्यू कितनी होगी, पहले तो लाइन की इक्वेशन लिख देता हूं, आर प्लस लेमडा वेक्टर बी। तो वेक्टर बी कितना हो गया, वेक्टर बी आपको बोल के बताओ, जो लाइन हमारी ये है इसी को देख के हम वेक्टर बी लिखेंगे। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3 कैप। हाँ प्लस के कैप, इसीलिए हमने इतना हिंट दिया। और वेक्टर ए हमारा गिवन पॉइंट हो जाएगा -i प्लस प्लस 3j 3j प्लस 5 प्लस 5k, ऑल राइट। तो ये प्लस लेमडा टाइम ये, तो ये है ऑप्शन में -3 प्लस 5 -i प्लस 3 2 3 1 करेक्ट है, लेकिन इसमें तो बी दे रखा है, हैं? पता ओ नहीं माय सर। गॉड, ना करेक्ट है करेक्ट है, हम लेमडा को 1 नहीं ले सकते, यहाँ 0 आएगा 1 नहीं आएगा, हम मिस्टेक कर रहे थे। अब लेमडा की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, अब लेमडा की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ 0 लिखा जाएगा, समझ में आया, जेड इक्वल टू 2 हो जाएगा। देखो हमसे भी मिस्टेक हो गई यार, तो यहाँ 0 के आएगा बेटे, ओके ठीक है। समझ में आया। यस सर। और कोई डाउट है आपका आपकी तरफ से? नहीं सर। वेक्टर की फाइल भेजते हैं हम कि एनफ है, सर भेज दो। ओके भेज देता हूँ। और आपकी तरफ से कोई डाउट हो तो बोलो, उसको एक्सप्लेन करते हैं बचे हुए टाइम में, क्योंकि अब मैं नया नहीं कुछ सर। नहीं स्टार्ट करने वाला हूँ। चलो 2 फाइल भेज दिए, वेक्टर और
डी। आप नेक्स्ट क्लास में करके मिलना, ठीक है, और डाउट पूछना। और कोई चीज नहीं बनता है तो हेजिटेट मत हो पूछने में, बी ऑनेस्ट। जितना आप अपने पार्ट में ऑनेस्ट रहोगे, कोई चीज नहीं आता है, नहीं आता तो खुल के बोलो, ठीक है। यस लर्निंग का सबसे पहला पॉइंट यही है कि इफ यू डोंट नो देन डोंट हेजिटेट। खुल के आओ, खुल के पूछो और एक्सेप्ट करो उस चीज को। और उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है। 1 के बीच में हो, 100 के बीच में हो, 1000 के बीच में हो, चाहे जितने का बैच हो, हम फियरलेस एंड सेमलेस होकर के अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। लर्निंग का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चीजों को हम समझते हैं, कॉपी चीटिंग नहीं करते। कॉपी करना गलत बात नहीं है, कॉपी करके समझना है। कॉपी चीटिंग गलत है, मतलब हम उसको कॉपी कर लिए, देख लिए, बस समझना नहीं है, ब्रेन में नहीं लाना है, ठीक है। जब इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास आ जाएगी तब फिर हम कुछ भी करेंगे, ओके। तो हमने 2 चैप्टर एक्स्ट्रा भेज दिए हैं आपको, डी और वेक्टर, ठीक है। ठीक है सर। तो फिर आज का लेक्चर एंड करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो कोई नहीं।